हेलो चैंपियंस। स्वागत है आपका द वैद्यस डेस्क पर, जहां हम समझते हैं आयुर्वेद के गहरे रहस्य सरल भाषा में। आज का हमारा टॉपिक है गुण। गुण के अंदर हम कवर करने वाले हैं गुण का इंट्रोडक्शन, उसके लक्षण, उसकी क्लासिफिकेशन और गुरुवादी और परादी गुण जो है डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं हमारी ये ज्ञान यात्रा। तो द्रव्य गुण का हमारा थर्ड चैप्टर आता है गुण। गुण के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं इसकी व्युत्पत्ति। गुण शब्द जो है वो गुण धातु में अच प्रत्यय लगाने से बनता है और गुण का अर्थ होता है स्वभाव, विशेषता या फिर लक्षण। कोई भी द्रव्य है उसका उसका स्वभाव होता है वो गुण कहलाता है। गुण उसका स्वभाव है, उसकी विशेषता, उसके विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लक्षण होते हैं। गुण आमंत्रणी धातु से जो है गुण शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा द्रव्य आमंत्रित करें। जिसके द्वारा द्रव्य जो सांसारिक लोग हैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उन्हें अपनी तरफ आमंत्रित करता है, उसे गुण कहा जाता है। गुण शब्द की निरुक्ति है गुण्यते आमंत्रयते लोके अनेन इति गुणः। ये इसकी निरुक्ति होती है जिसके द्वारा गुण्यते आमंत्रयते लोके, लोक और लोकगत लोगों को जिसके द्वारा द्रव्य अपनी तरफ आमंत्रित करता है, आकर्षित करता है, उसे गुण कहते हैं। कोई भी चीज़ जो है उसको ख़रीदा जाता है या उसको यूज़ किया जाता है उसकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग, तो लोग जो हैं गुण से ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तीसरी गुण के अंदर आती है इसकी परिभाषा या फिर लक्षण। तो गुण की डेफिनेशन वैशेषिक दर्शन के अनुसार हम पहले देखते हैं। ये हम फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पदार्थ विज्ञान में। ये डेफिनेशन जो है याद की जाती है। द्रव्य आश्रय अगुणवान, जो द्रव्य के आश्रित हो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो गुण है वो द्रव्य के अंदर आश्रित रहता है, गुण भी और कर्म भी। अगुणवान, जो गुण है वो गुण से रहित होता है, उसके अंदर गुण नहीं होता है, क्योंकि गुण और कर्म जो है दोनों ही द्रव्य के अंदर रहते हैं। कोई भी द्रव्य है उसका गुण हो गया, जैसे कि वो शीत है, तो उस शीत गुण का अपना कोई गुण नहीं है, वो अगुणवान है। संयोग विभागेषु अन अकारणम अनअपेक्षो गुणः, और जो गुण होता है वो संयोग और विभाग में कारण नहीं होता है, अनअपेक्ष कारण नहीं होता है। जो संयोग और विभाग में अनपेक्ष कारण है वो हमारा कर्म होता है। नेक्स्ट दूसरी डेफिनेशन चरक सूत्र 1 के अंदर आती है। ये भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी चरक के अंदर याद कर चुकी हैं। समवाय तो निश्चेष्ट कारणम गुणः, कि जो समवाय संबंध वाला हो, द्रव्य के अंदर अपृथक भाव से समवाय संबंध से रहता हो, निश्चेष्ट कारणम गुणः, और निश्चेष्ट हो यानी कि उसके अंदर चेष्टा ना हो। चेष्टा जो है कर्म के अंदर होती है, गुण जो है वो निश्चेष्ट ही होता है। कारणम और गुणः, और जो गुण है वो कर्म करने में कारण होता है। तीसरी डेफिनेशन आती है रसवैशेषिक के अंदर, विश्व लक्षणा गुणः, विश्व यानी कि विभिन्न लक्षणों वाला गुण होता है। तीसरा हम देखते हैं गुणों का वर्गीकरण और उनकी संख्या। सबसे पहले गुणों की संख्या बताई गई है। चरक के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चरक संहिता के ने 41 गुण माने हैं, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चरक वाले ही हैं। सुश्रुत संहिता के अंदर 22 माने गए हैं। अष्टांग संग्रह के अंदर 27, अष्टांग हृदय में 20 गुण माने हैं, जो कि गुरुवादी गुण ही होते हैं। गुरुमंत्र हेमस्निग्ध वाला श्लोक जो आता है। न्याय दर्शन ने 24 गुण माने और वैशेषिक दर्शन ने 17 गुण माने। ये ऑलरेडी पदार्थ के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर चरक वाली संख्या काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बाकियों को स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गुणों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले आचार्य चरक जो हैं उन्होंने गुणों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्न अंतः परादय गुणः प्रोक्तम, कि गुण जो है 41 इन्होंने माने हैं। सबसे पहले आते हैं 5 सार्था गुण, जो कि होते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इंद्रियों के जो अर्थ होते हैं उन्हें सार्था गुण कहते हैं। दूसरे हैं गुरुवादी गुण, जो कि 20 होते हैं, गुरु लघु इस टाइप करके। बुद्धि प्रयत्नंता, जो 6 गुण होते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक गुण भी कहा जाता है, वो 6 होते हैं। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। और लास्ट है परादय गुण, जो कि 10 होते हैं, पर अपर्युक्त संख्या, इस टाइप से हम इन्हें आगे देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट आता है द्रव्य गुण सूत्रम, जो है उन्होंने गुण को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। इन्होंने भी 41 ही गुण माने हैं, सिर्फ नाम अलग दिए हैं, गुण सारे वही हैं। जो गुरुवादी गुण हैं
द्रव्य गुण सूत्रम के अंदर उसे कायिक गुण कह दिया गया है। आत्मगुण को सात्विक गुण कह दिया गया है। और जो वैशेषिक गुण हैं उन्हें भौतिक गुण कह दिया गया है। वैशेषिक गुण यानी कि अर्थ वाले जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है उन्हें भौतिक गुण कह दिया गया है। और जो परादि गुण है उन्हें यौगिक गुण कह दिया गया है द्रव्य गुण सूत्रम के अंदर। नेक्स्ट, आचार्य चक्रपाणि ने जो गुण है उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वैशेषिक गुण, जो शब्द आदि जो गुण है उन्हें वैशेषिक कहा जाता है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, शब्द आदि विषयों को भूतों का विशिष्ट गुण कहा गया है। सामान्य गुण जो हैं 2 होते हैं, गुरुवादि गुण और परादि गुण। गुरुवादि गुण 20 और परादि गुण 10। पृथ्वी आदि भूतों में सामान्य होने के कारण इन्हें सामान्य गुण कहा जाता है। आत्मगुण जो हैं वो आत्मा के गुण होते हैं और ये 6 होते हैं। नेक्स्ट, प्रशस्त पाद के अंदर गुण जो हैं 24 माने गए हैं, जो कि न्याय दर्शन का ग्रंथ है। 10 मूर्त होते हैं, 9 अमूर्त और 5 मूर्त अमूर्त। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं। ऊपर वाले 3 इंपॉर्टेंट आते हैं। नेक्स्ट, गुणों का पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पर दे दिया गया है। गुण को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आधि भौतिक गुण और आध्यात्मिक गुण। एक तो भौतिक जगत से जो रिलेटेड हैं वो हैं आधि भौतिक, और जो आध्यात्म से रिलेटेड हैं उन्हें आध्यात्मिक गुण कहा जाता है। आध्यात्मिक को ही सात्विक गुण, आत्मगुण भी कहा जाता है। और ये 6 होते हैं, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। और जो हमारे आधि भौतिक गुण हैं उन्हें अगेन 2 में डिवाइड कर दिया है, वैशेषिक गुण और सामान्य गुण। जो सामान्य गुण हैं उन्हें फिर अगेन 2 में गुरुवादि और परादि गुण में डिवाइड कर दिया गया है। तो जो वैशेषिक गुण हैं इन्हें भौतिक गुण भी कहा जाता है या फिर अर्थ गुण भी इन्हें कहा जाता है। और इसके अंदर आते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जो गुरुवादि गुण हैं वो हमारे 20 होते हैं, जो हमने श्लोक पढ़ा था। अष्टांग हृदय के अंदर जो श्लोक आता है, गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्ष्ण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा सूक्ष्म विशदा विंशति स विपर्ययम्। ये वाला जो श्लोक है ये वाला याद किया जाता है। और इनके अपोजिट पेयर्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष मंद तीक्ष्ण स्निग्ध सर मृदु कठिन विशद पिच्छल श्लक्ष्ण खर सूक्ष्म स्थूल सांद्र और द्रव। ये जो 20 हैं ये गुरुवादि गुण होते हैं, इन्हें हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। नेक्स्ट जो है वो परादि गुण है। परादि गुण के अंदर आते हैं हमारे परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, संस्कार और अभ्यास। इन्हें हम आगे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गुरुवादि गुण। गुरुवादि गुण के अंदर पहला गुण है गुरु गुण। गुरु का स्वरूप बताया है, यस्य द्रवस्य ब्रह्मणि कर्मणि शक्ति से गुरु। ये वाली इसकी डेफिनेशंस आती हैं जो कि नीचे दी भी हुई हैं। ये वाली डेफिनेशंस यहाँ पर नीचे दी हुई हैं। 20 के 20 गुरुवादि गुणों की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 1/18 श्लोकों पर हिमाद्री टीका है उसके अंदर ये डेफिनेशंस यहाँ पर दी हुई हैं। ये हम देख सकते हैं, यस्य द्रवस्य ब्रह्मणे कर्मणि शक्ति से गुरु। जिस द्रव्य के अंदर ब्रह्मण कर्म करने की शक्ति होती है उसे गुरु कहा जाता है। तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसके कार्मुक स्वरूप में ये हिंदी में दिया हुआ है, लेकिन इसको श्लोक से ही याद किया जाता है। जिस द्रव्य के अंदर जिस गुण युक्त द्रव्य में ब्रह्मण कर्म करने की शक्ति होती है उसे गुरु कहते हैं। दोष कर्म, धातु कर्म और मल कर्म क्या होता है? जो गुरु गुण होता है, गुरु जो है वो कफ को बढ़ाता है और वात का शमन करता है। जो चीज़ कफ को बढ़ाएगी वो ब्रिंगण करेगी और बलकारी होती है। गुरु गुण जो है ब्रिंगण और बल्य होता है और तर्पण करने वाला होता है। मल कर्म, जो गुरु गुण है वो मलों को बढ़ाता है और विरेचन करवाने वाला होता है। संस्थानिक कर्म, जो गुरु गुण होता है ये तृप्ति जनन होता है, यानी कि कोई भी हैवी चीज़ खाने से पेट भरा भरा हुआ सा फील होता है, तृप्ति होती है, इसीलिए गुरु गुण जो है वो तृप्ति जनन होता है। और इसका भौतिक संगठन क्या होता है? पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होता है, ये दोनों महाभूत गुरु होते हैं। चिकित्सीय कर्म में इसका प्रयोग क्या है? ब्रिंगण करने वाला होता है, स्नेहन होता है, शरीर का तर्पण करेगा, स्नेहन स्निग्धता उत्पन्न करेगा, शमन करता है चीज़ों का और विरेचन करवाने वाला होता है। नेक्स्ट दूसरा गुण आता है लघु गुण। जिस गुणयुक्त द्रव्य में शरीर को हल्का करने की शक्ति हो, यानी कि लंघन शक्ति हो, उसे लघु गुण कहा जाता है। लंघने लघु। इसके दोष कर्म क्या होते हैं?
जो लघु होता है वो कफ का शमन करता है और वात का वर्धन करता है, क्योंकि वात जो है वो लघु होता है और कफ जो है गुरु होता है। धातु कर्म, जो भी चीज़ कफ का शमन करेगी वो लंघन करने वाली होती है, शरीर को लघु करेगी, कृष्ण बनाएगी, कर्षण होता है ये भी। मल कर्म, जो गुरु है वो मल को बढ़ा रहा था, लेकिन जो लघु गुण है वो मलों का क्षय करता है, मल क्षय कारक है। स्रोतसों का शोधन करता है, स्रोतो शोधन होता है। संस्थानिक कर्म, जो लघु गुण होता है ये अग्नि को दीप्त करता है, दीपन कर्म करेगा। तृप्तिघ्न यानी कि तृप्ति का नाश करेगा, जबकि गुरु जो था वो तृप्ति जनन था। भौतिक संगठन, आकाश, वायु और अग्नि महाभूत जो हैं लघु होते हैं, ये इसके भौतिक संगठन आ जाएंगे। लघु गुण जो है लंघन करने वाला होता है, गुरु भृंगण कर रहा था, लघु जो है लंघन करता है। गुरु स्नेहन कर रहा था, ये वाला लघु रुक्षण करता है और स्तंभन करता है। तीसरा आता है शीत गुण। जिस गुणयुक्त द्रव्य में स्तंभन करने की शक्ति होती है उसे शीत गुण कहा जाता है। स्तंभने हिम, जो हिम गुण है, शीत गुण है, वो स्तंभन करता है यानी कि जकड़ाहट उत्पन्न करता है, किसी भी चीज़ को जमा देता है। इसके दोषकर्म देखें तो शीत गुण जो है, पित्त जो है वो उष्ण होता है, उसके अपोजिट होने की वजह से शीत गुण जो है पित्त का शमन करता है और वात और कफ को बढ़ाता है। कफ जहाँ पर भी बढ़ेगा वहाँ पर धातुओं का वर्धन होता है, इसलिए जो शीत गुण होता है वो धातु वर्धन है। और पित्त स्तंभन करने वाला होता है, इसलिए जो हमारे बॉडी के अंदर जो रक्त होता है उसका स्तंभन करता है। मल कर्म, मूत्र को प्रवर्तित करने वाला होता है, मूत्रल पुरुष और स्वेद जो है उसका स्तंभन करता है। संस्थानिक कर्म इसके क्या है, मूर्छा, तृष्णा और दाह का शमन करता है। कहीं पर भी जलन हो रही है या प्यास लगी है या मूर्छा है, उस केस में जो है शीत चीज़ों का उपयोग किया जाता है। भौतिक आधार, जो जल और वायु महाभूत हैं वो शीत गुण के अंदर होते हैं। जल जो है वो भी शीतल होता है, वायु के गुणों में भी शीतल गुण आता है, शीत गुण आता है, इसलिए शीत के अंदर जल और वायु महाभूत प्रधान होते हैं। और जो शीत है ये स्नेहन करने वाला होता है, स्तंभन करता है और भृंगण करता है। कफ को बढ़ाएगा तो भृंगण और स्नेहन तो करेगा ही, साथ में स्तंभन करने वाला भी है। चौथा गुण आता है उष्ण गुण। स्वेदने उष्ण, जिस गुणयुक्त द्रव्य में स्वेदन करने की शक्ति होती है उसे उष्ण कहते हैं। जहाँ से पसीना आता है, जिन चीज़ों की वजह से वो गर्म चीज़ें होती हैं उष्ण होती हैं। दोष कर्म पित्त को बढ़ाता है और वात और कफ का शमन करेगा। धातु कर्म कफ का शमन कर रहा है, इसलिए धातुओं का भी क्षय करेगा। जो शीत गुण था वो रक्त का स्तंभन कर रहा था, यानी कि रक्त को जमा रहा था, लेकिन जो उष्ण गुण है वो रक्त स्राव का जो है प्रवर्तन करता है, उसको फ्लो करने की टेंडेंसी देता है। मल कर्म, जो शीत था वो पुरुष और स्वेद का स्तंभन कर रहा था, उष्ण गुण जो है स्वेद और पुरुष का जो है प्रवर्तन करता है। उष्ण गुण के संस्थानिक कर्म है दीपन और पाचन करता है, उष्ण होने की वजह से, और इसके अति योग से मूर्छा, तृष्णा और दाह हो सकता है। भौतिक संगठन, उष्ण जो है वो अग्नि महाभूत प्रधान होगा। चिकित्सा कर्म क्या है, लंघन करता है। शीत जो था वो भृंगण था, ये वाला उष्ण लंघन होता है। वो स्नेहन था, ये वाला रुक्षण होगा। और इसके साथ साथ दीपन पाचन करवाता है और वमन विरेचन में भी हेल्पफुल होता है, साथ में क्या हो गया, स्वेदन हो गया। जो हमारा फिफ्थ गुण आता है वो है स्निग्ध। स्निग्ध जो है उसके अंदर क्लेदन करने की शक्ति होती है, किसी भी चीज़ को आर्द्रीकरण, उसको गीला करने की शक्ति होती है। दोष कर्म देखें तो जो कफ है उसका गुण होता है स्निग्ध, इसलिए जो स्निग्ध है वो कफ का वर्धन करेगा और वात का शमन करता है। कफ का वर्धन होगा तो साथ में धातुओं का भी वर्धन होगा, बल और वर्ण जो है वो भी बढ़ते हैं। मल का प्रवर्तन करवाता है। और संस्थानिक कर्म देखें तो रसायन और वाजीकरण होता है, साथ में संतर्पण करता है चिकित्सा कर्म में। और जल महाभूत प्रधान होता है स्निग्ध गुण। नेक्स्ट हम देखते हैं रूक्ष गुण। छठा गुण आता है रूक्ष गुण। जिस गुणयुक्त द्रव्य में शोषण करने की शक्ति होती है, सुखाने की शक्ति होती है, उसे रूक्ष कहा जाता है। वायु का कर्म ही सुखाना होता है, इसलिए जो रूक्ष गुण है वो वात का वर्धन करता है और कफ का शमन करता है। धातु कर्म देखें तो जो स्निग्ध गुण था वो धातुओं का वर्धन कर रहा था, लेकिन रूक्ष गुण जो है वो धातुओं का शोषण करता है, उनका क्षय करता है। और जो हमारा बल है उसका भी शोषण करता है। स्निग्ध गुण बलवर्धक था, ये बल शोषक होता है।
और स्निग्ध जो है मल का प्रवर्तन करवा रहा था, लेकिन रुक्ष गुण जो है मल का शोषण कर देता है, मल को सुखा देता है। और इसका भौतिक संगठन देखें तो मेनली वायु महाभूत प्रदान होते हैं। रुक्ष गुण वाले द्रव्य अग्नि और पृथ्वी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। चिकित्सा कर्म में प्रयोग देखें तो रुक्ष जो है वो लंघन करवाने वाला होता है, रुक्षण करता है, स्तंभन चीजों को जकड़ा देता है। नेक्स्ट गुण आता है हमारा मंद। मंद जो है स्लो एक्टिंग जो भी चीज़ें होती हैं वो मंद के अंदर आती हैं। और जो विषम दोषों का शमन करने की शक्ति जिसके अंदर हो, शमन की शक्ति जिसके अंदर हो, उसे मंद कहते हैं। जो दोष बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, जिनकी गति बहुत ज़्यादा है, उनकी गति को कम करके उनका शमन करता है, इसलिए इसे मंद गुण कहा गया है। जो कफ है उसको बढ़ाता है, कफ का गुण मंद होता है, तो इसलिए मंद गुण जो है वो कफ का वर्धक होता है। और वात पित्त जो है उनका शमन करता है। कफ का वर्धन करेगा तो साथ में धातुओं का भी वर्धन करता है और भृंगण करने वाला होता है। मंद गुण जो है मल निःसरण में सहायक नहीं होता, यानी कि मल का प्रवर्तक नहीं है। महाभूत प्रधान देखिए तो पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होते हैं, मंद होते हैं ये दोनों। चिकित्सा कर्म में जो मंद गुण है वो भृंगण करवाने वाला है, स्तंभन करवाता है, और अनुवासन है, स्नेहन है। नेक्स्ट आता है तीक्ष्ण गुण। जिस गुणयुक्त द्रव्य में शोधन कर्म करने की शक्ति हो उसे तीक्ष्ण गुण कहते हैं। जो शार्प चीज़ें होती हैं वो एकदम फास्ट एक्टिंग होती हैं, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी दोष जमे हुए हैं उन्हें स्क्रैप करके बाहर निकाल देती हैं। दोष कर्म देखिए तो जो तीक्ष्ण गुण है वो पित्त का वर्धन करता है, क्योंकि पित्त के गुण में ही आता है सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम। तीक्ष्ण जो है वो पित्त का गुण है, इसलिए पित्त का वर्धन करेगा और वात कफ का शमन करता है। और धातुओं का ये क्षय करता है। कफ का शमन हो रहा है इसलिए धातुओं का क्षय करेगा। और लेखन शोधन जो है लेखन करके करता है, दोषों का स्क्रैप करके लेखन करके उन्हें बाहर निकालता है। मल कर्म देखें तो मल का प्रवर्तक करवा होता है, क्योंकि ये शोधन करवा रहा है तो ऑलरेडी मल का प्रवर्तक तो है ही। तीक्ष्ण गुण जो है अग्नि महाभूत प्रधान होता है। चिकित्सा कर्म में प्रयोग देखें तो रूक्षण करवाने वाला होता है और स्वेदन करवाता है, अग्नि महाभूत प्रधान है इसलिए, और लंघन करवाता है। नेक्स्ट गुण आता है हमारा स्थिर गुण। यस्य धारणी शक्ति स स्थिर। जिस गुणयुक्त द्रव्य में धातुओं में स्थिरता उत्पन्न करके शरीर को धारण करने की शक्ति होती है उसे स्थिर कहते हैं। ठीक है, स्थिर चीज़ें जो हैं वो कफ का वर्धन करेंगी। कफ का वर्धन होगा तो साथ में धातुओं का भी वर्धन होगा और बल्य होती हैं। नेक्स्ट मलों पे क्या कर्म होगा। स्थिर गुण जो वो इमूवेबल होता है, इसलिए वात और मल का जो है स्तंभन कर देता है। महाभूत प्रधानता देखें तो स्थिर में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। चिकित्सीय कर्म इसके होते हैं, भृंगण करने वाला होता है, कफ का वर्धन कर रहा है इसलिए भृंगण तो करेगा ही करेगा। स्तंभन करता है, ये दोनों ही इसके मेन होते हैं। वात और मल का स्तंभन करता है, और वात अगर रुक जाएगा तो वहाँ पर अरूक्षण भी हो जाता है। नेक्स्ट आता है सरगुण। सरगुण क्या होता है। जिस गुणयुक्त द्रव्य में प्रेरण करने की शक्ति होती है उसे सर या फिर अनुलोमन कहते हैं। जो चीज़ों को मूव कराता है, प्रेरण करता है उनका, उसे सर कहा जाता है। यस्य प्रेरणे शक्ति सर चलः या फिर सरः। उसके बाद जो मूवेबल चीज़ होती है, वात का गुण होता है गति, तो जो सरगुण है वो वात का वर्धन करेगा। वात का वर्धन होगा तो धातुएं जो है अपने आप कम हो जाती हैं, धातु का लेखन करने वाला होता है। सर जो है अपने आप ही मूवेबल है, इसलिए मल का भी जो है प्रवर्तन करता है। और फ्लोइंग टेंडेंसी, जो मूविंग टेंडेंसी है वो जल महाभूत में होती है, इसलिए ये जल महाभूत प्रधान होता है। और चिकित्सीय कर्म हम इसका देखें तो स्नेहन करने वाला होता है, स्वेदन और लंघन। वातवर्धक है तो लंघन तो होगा ही होगा, चीज़ों को मूव कराता है, जल महाभूत प्रधान होने की वजह से स्नेहन भी है। नेक्स्ट गुण आता है मृदु। यस्य श्लथनी शक्ति सह मृदु। जिसमें कोमलता या शिथिलता उत्पन्न करने की शक्ति होती है उस गुण को जो है मृदु कहते हैं। और मृदु गुण जो है वो कफ का गुण होता है, मृदु कफ का गुण है इसलिए कफ वर्धक होगा और वात पित्त का शमन करेगा। और
शिथिलता उत्पन्न करता है, कोमलता उत्पन्न करता है, इसलिए ये होता है धातु शैथिल्यकर। और मृदु गुण जो है वो मल को ढीला बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। महाभूत प्रधानता देखें तो आकाश और जल महाभूत की इसमें प्रधानता रहती है। कफ वर्धक है, इसलिए भृंगण तो होगा ही होगा, साथ में स्नेहन भी है। और शिथिलता उत्पन्न करने वाला है, इसलिए स्तंभन भी होता है। नेक्स्ट गुण आता है कठिन। कठिन का मतलब होता है हार्ड। यस्य दृढ़नि शक्ति सह कठिनः, जिसके अंदर चीज़ों को में दृढ़ता उत्पन्न करने की, हार्डनेस उत्पन्न करने की शक्ति होती है, उसे कठिन कहते हैं। कठिन जो है वो वात का वर्धन करेंगे, चीज़ों को हार्ड बनाएगा, धातुओं पे धातुओं का दृढ़ीकरण कर देगा, उन्हें हार्ड बना देगा। मल कर्म मल का शोषण करता है, वात का वर्धन होगा तो मल जो है वो शोषण हो जाएगा, मल को सुखा देता है और उसे हार्ड बना देता है। भौतिक आधार देखें तो पृथ्वी महाभूत की इसमें प्रधानता होती है कठिन में, और वात का वर्धन करना है, इसलिए लंघन भी होगा और रूक्षण भी होता है। उससे नेक्स्ट गुण आता है विशद गुण। विशद जो कि क्लीनलीनेस उत्पन्न करता है, जिसमें क्लीद या पैथिल्य नाश करने की शक्ति होती है, उसे विशद कहते हैं। तो विशद की डेफिनेशन होती है यस्य शालनी शक्ति स विशद है, जो शालन करता है, क्लीनलीनेस करता है, वो विशद है। दोष कर्म देखें तो विशद जो है वात का गुण होता है, वात का वर्धन करेगा, इसीलिए धातुओं का लेखन करता है और साथ में व्रणों का रोपण करता है। मल कर्म देखें तो मलों का शोषण करेगा क्योंकि वात वर्धक है। मेनली विशद के अंदर पृथ्वी और वायु महाभूत की प्रधानता होती है वैसे देखा जाए तो, लेकिन साथ में तेज और आकाश महाभूत भी ऐड किया जा सकता है। तो विशद वातवर्धक होता है, इसलिए चिकित्सा कर्म में ये भी लंघन और रूक्षण करने वाला होता है। उससे नेक्स्ट गुण आता है पिच्छल। पिच्छल क्या होता है, जिसमें लेपन करने की शक्ति होती है। यस्य लेपने शक्ति सह पिच्छल, जो शरीर में जाकर लेपन करे, अवयवों को आपस में संयोजित करे, उन्हें जोड़ दे और शरीर में गुरुता उत्पन्न कर दे। पिच्छलता जो है कफ का गुण होता है, इसलिए ये कफ का वर्धन करेगा। कफ का वर्धन करेगा, साथ में धातु का भी वर्धन होगा। अवयवों को संयोजित करता है, तो अस्थि आदि के जो भग्न होते हैं, फ्रैक्चर्ड जो भी धातुएं हैं, उनका संधानक होता है, उन्हें आपस में जोड़ता है। बल्य होता है साथ में, और जीवनीय होता है क्योंकि कफवर्धक है। पिच्छल गुण जो है वो मल के उत्सर्ग में सहायक होता है। भौतिक आधार देखिए इसका तो जल महाभूत प्रधान होती हैं पिच्छल चीज़ें, और जल महाभूत प्रधान है तो स्नेहन भी करेगा, कफवर्धक है तो भृंगण भी करता है। नेक्स्ट गुण है श्लक्ष्ण। यस्य रोपणी शक्ति स श्लक्ष्णः, जिसमें रोपण कर्म करने की शक्ति होती है, उसे जो है श्लक्ष्ण कहा जाता है। और दोष कर्म देखें तो कफ का वर्धन करता है। कफ का वर्धन होगा तो धातुओं का भी वर्धन करेगा, और मलों का जो है प्रवर्तन करता है। इसके अंदर जो पंच भौतिक संगठन है वो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग माना है। आचार्य चरक ने बताया है कि आकाश प्रधान होता है। आचार्य नागार्जुन ने अग्नि महाभूत प्रधान बताया है। सुश्रुत ने बताया कि पिच्छल के समान ही जल महाभूत प्रधान होता है। श्लक्ष्ण के कर्म देखें तो कफवर्धक है तो भृंगण तो होगा ही होगा, रोपण कर्म करने की शक्ति है तो स्तंभन भी यहाँ पर होता है, और साथ में व्रण रोपक होता है। नेक्स्ट गुण आता है खर गुण। यस्य लेखनी शक्ति सह खर, जिसके अंदर लेखन करने की यानी कि स्क्रैपिंग करने की शक्ति होती है, उसे खर कहते हैं। खर जो है रफ होता है। खर जो है वो वात का गुण है, इसलिए वात वर्धन करेगा। वात का वर्धन होगा तो अपने आप धातु का क्षय होगा, धातु का लेखन करता है ये। वात वर्धन है तो मल का भी शोषक होगा। पंचभौतिक संगठन में वायु और पृथ्वी महाभूत प्रधान आचार्य चरक ने बताया है। सुश्रुत ने वायु के साथ अग्नि बताया, और आचार्य नागार्जुन ने सिर्फ वायु बताया है। वातवर्धक है, इसलिए रूक्षण और लंघन होता है। उसके बाद नेक्स्ट गुण आता है सूक्ष्म गुण। यस्य विवरणी शक्ति स सूक्ष्म है। विवरण यानी कि खोल देना, जिसके अंदर स्रोतों को खोलने की शक्ति होती है, उसे सूक्ष्म कहते हैं। जिसके अंदर हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, जो फाइन चीज़ें होती हैं वो स्रोतों को खोल देती हैं। दोष कर्म देखें तो वात का वर्धन करता है, क्योंकि सूक्ष्म जो है वात के गुणों में आता है। वात का वर्धन होगा तो धातु का अपने आप क्षय हो जाएगा। मलों का शोषण करता है, वातवर्धक है तो। और लघु पाकी, इजीली इसका डाइजेशन हो जाता है और इजीली स्रोतों के अंदर ये पेनिट्रेट कर जाता है। भौतिक आधार देखें तो सूक्ष्म के अंदर अग्नि, वायु और आकाश महाभूत प्रधान होते हैं, जो कि हमारे लघु होते हैं। इसके कर्म देखें तो
सूक्ष्म गुण जो है वो वातवर्धक है तो लंघन करने वाला होता है, और साथ ही साथ में स्रोतों का शोधन करता है। इसलिए जहाँ पर भी फास्ट एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत होती है वहाँ पर सूक्ष्म गुण युक्त द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। स्नेहन जब भी करते हैं साथ में लवण ऐड किया जाता है ताकि वो स्रोतों के अंदर इजीली पेनिट्रेट कर जाए उसके सूक्ष्म गुण के कारण। नेक्स्ट आता है स्थूल गुण। जिस गुण में स्रोतों में अवरोध करने की शक्ति हो उसे स्थूल गुण कहते हैं। यस्य संवरणीय शक्ति स स्थूल है। संवरण मतलब कि बंद कर देना, सिकोड़ देना किसी भी चीज़ को। और स्थूल जो है वो कफ का वर्धन करेगा, कफ का वर्धन करेगा, साथ में धातुओं का भी वर्धन करेगा और स्थौल्य कारक होता है। और मल उत्सर्ग में ये सहायक होता है। पृथ्वी महाभूत प्रधान होगी स्थूल चीज़ें, क्योंकि पृथ्वी स्थूल होती है। और ये संतर्पण जन्य कर्म करता है, यानी कि भृंगण और बल्य होता है। नेक्स्ट गुण है सांद्र। सांद्र यानी कि सॉलिड या फिर गाढ़ी चीज़ें। यस्य प्रसादने शक्ति सह सांद्र है। जिसके अंदर प्रसादन करने की शक्ति होती है उसे सांद्र कहते हैं। और ये जो है कफ का वर्धन करता है, गाढ़ापन उत्पन्न करता है तो कफ का वर्धन करेगा। धातुओं का भी साथ में वर्धन करेगा, धातु का संधान करेगा, उन्हें आपस में कनेक्ट करेगा। मलों को गाढ़ा करता है, गाढ़ापन उत्पन्न करने वाला तो मलों को भी गाढ़ा कर देगा। और पृथ्वी महाभूत की इसमें प्रधानता होती है। नेक्स्ट आता है द्रव गुण। यस्य विलोडनी शक्ति स द्रवः। जिसमें विलोडन करने की यानी कि सब जगह फैल जाने की टेंडेंसी होती है उसे द्रव कहा जाता है, यानी कि लिक्विड कहा जाता है। जो द्रव है वो हमारे पित्त के गुणों में भी आता है, इसलिए पित्त का तो वर्धन करता ही है, साथ में कफ का भी वर्धन करने वाला होता है। जो रस रक्त आदि जो भी द्रव धातुएं हैं, लिक्विड धातुएं हैं, उनका वर्धन करता है। द्रव मलों को बढ़ाकर उनके उत्सर्ग में सहायक होता है। जो भी लिक्विड मल होते हैं जैसे कि मूत्र, स्वेद, इनको बढ़ा देता है और उनके उत्सर्ग में सहायक है। जल महाभूत की इसमें प्रधानता होती है। और साथ में द्रव जो है वो स्नेहन करने वाला होता है और स्वेदन करने वाला होता है। तो ये हमारे गुरुवादी गुण यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। गुरुवादी गुणों का प्रयोजन क्या है? जो गुरुवादी गुण हैं ये द्रव्य में भी होते हैं और यही हमारे शरीर में भी होते हैं। तो गुरुवादी गुण से युक्त जब भी हम किसी भी द्रव्य का प्रयोग करते हैं वो हमारे शरीर में दोष धातु मलों की स्थान उन्हें नॉर्मल अमाउंट में बनाए रखता है, उनकी वृद्धि करता है या फिर क्षय करता है। तो चिकित्सा जब भी करते हैं तो सामान्य और विशेष के सिद्धांत से गुरुवादी गुणों का प्रयोग किया जाता है। इनके जो रेफरेंस श्लोक्स हैं वो ये नीचे दे रखिए। अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान के 1/18 श्लोक पर हेमाद्री टीका है ये। उसके सारे श्लोक यहाँ पर दे रखे हैं, सभी 20 के 20 गुणों के श्लोक हैं, ये आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम अपने परादी गुण। परादी गुण के अंदर सबसे पहले दो गुण आते हैं, पर और अपर। इन गुणों का नाम पर आदि इसीलिए है क्योंकि पहला गुण जो है वो पर है। तो परादी गुण के अंदर सबसे पहले पर और अपर क्या होते हैं ये बताया है। तच्च परत्वम प्रधानत्वम। जो परत्व होता है वो प्रधान होता है। अपरत्वम अप्रधानत्वम, और जो चीज़ अप्रधान होती है उसे अपरत्व कहा जाता है। एक ही जाति के अंदर हम बात करते हैं तो जो चीज़ प्रधान है वह पर है और जो अप्रधान है वह अपर है। ये पर और अपर हम एक ही जाति के अंदर ही निर्णय करते हैं। नेक्स्ट, उपयोगिता की दृष्टि से जो चीज़ समीप होती है, पास में होती है, वो पर कहलाता है और जो दूर होती है वह अपर कहलाता है। अगर देश में देखें तो मरुदेश जो है वह पर है, यानी कि श्रेष्ठ है। अपर जो है वो अनुपदेश है। काल के अंदर देखें तो जो विसर्ग काल है वो प्रधान होता है, आदान काल अपर है, अप्रधान है। वय के अंदर जो तरुण अवस्था है, यौवन अवस्था जो है वह पर कहलाती है और जो अन्य अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था, वह अपर है। मान के अंदर देखें तो शरीर का जो प्राकृतिक मान है, जो बॉडी का नॉर्मल साइज है, वह पर यानी कि प्रधान होता है और अप्राकृतिक मान, कोई भी विकृति होती है शरीर में, तो वह अपर है, अप्रधान है। विपाक देखें, वीर्य देखें, रस देखें, जो शरीर के लिए जो हितकर होता है वह पर यानी कि प्रधान है और जो अहितकर है वह अपर या फिर अप्रधान है। चक्रपाणि ने पर को हितकर तथा अपर को अहितकर माना है। कारिकावली ने जो है पर और अपर दोनों के दो दो भेद कर दिए हैं, दैशिक और कालिक। देश के अकॉर्डिंग जो पर और अपर है और काल के अकॉर्डिंग जो पर या अपर है, ये दो भेद बताए हैं कारिकावली ने। तीसरा गुण जो है वो आता है युक्ति गुण। युक्तिश्च योजना या तो युज्यते, जो भी योजना बनाई जाती है उसे युक्ति कहा जाता है। जिस वस्तु की जहाँ योजना
यानी कि संयोग उचित हो उसको वहाँ योजित करना ही युक्ति कहलाता है। जिस चीज़ की जहाँ पर ज़रूरत है उसे वहीं पर अकॉर्डिंगली यूज़ करना युक्ति है। जैसे इसका एग्जाम्पल आता है, दोष आदि का विचार करके औषधि की कल्पना करना युक्ति कहलाता है। जिस टाइप के दोष का प्रकोप है, जिस प्रकार की डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देना ही युक्ति है। यदि युक्ति पूर्वक प्रयोग किया जाए तो संसार के जितने भी द्रव्य हैं वे औषध स्वरूप होते हैं, अन्यथा जो है वो विष स्वरूप होते हैं। युक्ति की एक और डेफिनेशन आती है चरक सूत्र 11 के अंदर, बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योगजान युक्ति स्त्री काला सागेया त्रिवर्ग साध्यते ययम। जो बुद्धि बहुत सारे भावों को अनेक कारणों के योग से, यानी कि मल्टीपल रीजंस लगाकर एक भाव को जो है देखती है, उसके सही स्वरूप का निर्णय करती है, उसे जो है युक्ति कहा जाता है। त्रिकाला से किया और उससे जो है भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल में हम युक्ति लगा सकते हैं। और त्रिवर्ग की इससे साध्यता होती है, यानी कि धर्म अर्थ और काम की जो है युक्ति से साध्यता संभव है। चौथा गुण आता है संख्या गुण। संख्या शाद गणितम, कि जो गणित होता है, काउंटिंग होती है, उसे संख्या कहा जाता है। गणित या फिर गणना व्यवहार का जो कारण है वह संख्या कहलाता है। 1 2 3 आदि जो है ये संख्या होती है। उसके बाद जो भी दोष हैं, विकार हैं, द्रव्य के भेद हैं, ये जो है संख्या से ही प्राप्त होते हैं। दोष हमारे वात पित्त कफ हैं, इनमें से किसी भी डिजीज़ के अंदर कितने दोषों का प्रकोप है, कितने विकार हुए हैं, कोई भी रोगी है तो उसके अंदर कितनी डिजीज़ हैं, यानी कि मोर देन वन डिजीज़ हो सकती है एक टाइम पर। और द्रव्य के भेद, जो भी हम औषध यूज़ कर रहे हैं उसके भेदों की कल्पना जो है संख्या से ही प्राप्त होती है। और जो संप्राप्ति है उसका भेद भी एक संख्या संप्राप्ति होता है। पांचवा गुण आता है हमारा संयोग गुण। योगे सह संयोग उच्चयते द्रव्याणाम, दो या दो से अधिक द्रव्यों का एक साथ मिलन संयोग कहलाता है। संयोग जो है एक विशेष कार्य को करने वाला होता है जो कि एकल द्रव्य से संभव नहीं होता है। एक ड्रग से जो हम इफ़ेक्ट नहीं ला सकते वो मल्टीपल ड्रग्स को यूज़ करके लाया जा सकता है। एक रोग को जो है मल्टीपल ड्रग्स के कॉम्बिनेशन से ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं संयोग के भेद। संयोग के जो हैं दो भेद यहाँ पर बताए हैं, नित्य संबंध और अनित्य संबंध। एक तो संयोग होता है जो हमेशा रहता है, नित्य संबंध जैसे कि द्रव्य का गुण और कर्म से जो संबंध है। एक होता है अनित्य संबंध, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से संबंध, किसी भी दो द्रव्य को हमने मिक्स कर दिया तो वो अनित्य संबंध होता है। कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो संयोग जो है दो टाइप का होता है, भौतिक संयोग और रासायनिक संयोग। भौतिक के अंदर हम चीज़ों को फिजिकली मिक्स कर रहे हैं, रासायनिक के अंदर केमिकली चीज़ें आपस में मिक्स हो रही हैं। भौतिक संयोग के अंदर संयोग हुए द्रव्यों के गुण कर्म में संयोग होने से कोई भी नवीनता नहीं आती है, यानी कि जो गुण कर्म उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के थे वही आगे जाके उसके रिजल्ट के होते हैं, जैसे कि लवण और जल का संयोग। रासायनिक संयोग के अंदर जो भी मिश्रण बनता है उसमें नए गुणकर्म आ जाते हैं, पहले वाले कंस्टिट्यूएंट्स के उसमें गुणकर्म नहीं रहते हैं, केमिकली उसके अंदर चेंज आ जाते हैं। जैसे कि क्षार और अम्ल का संयोग, यानी कि बेस प्लस में एसिड का कॉम्बिनेशन जिससे कि सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, ये केमिकली इसमें चेंज होते हैं। नेक्स्ट आता है कारण की दृष्टि से संयोग के प्रकार। कारण की दृष्टि से संयोग के जो हैं 3 टाइप किए गए हैं, द्वंद्व कर्मज, सर्वकर्मज और एक कर्मज। द्वंद्व कर्मज जिसके अंदर हम कोई भी दो द्रव्य हैं उनको मिक्स कर रहे हैं और दोनों के दोनों सक्रिय भाग ले रहे हैं। सर्वकर्मज के अंदर हम मल्टीपल ड्रग्स को मिक्स कर रहे हैं और सभी सक्रिय हैं। एक कर्मज के अंदर हम दो चीज़ों को मिक्स तो कर रहे हैं लेकिन उसमें से एक्टिव सिर्फ एक ही है, दूसरा पक्ष जो है वो निष्क्रिय होता है। छठा गुण आता है हमारा विभाग गुण। विभागस्तु विभक्ति, विभाग जो है विभक्ति को कहते हैं, यानी कि अलग होने का जो भाव है उसे विभाग कहा जाता है। शाद वियोगो भ्रागशो ग्रह, विभाग जो है इसके पर्याय होते हैं वियोग और भागशो ग्रहम। विभाग विभक्ति को कहते हैं, अर्थात संयुक्त द्रव्य को अलग अलग करना ही विभाग कहलाता है। वियोग भागशो ग्रह को कहते हैं, ये विभाग का पर्याय है, भाग के रूप में अलग होने को ही वियोग कहते हैं। जैसे किसी संयुक्त औषधि में नियत द्रव्य की मात्रा का ज्ञान किया जाए तो वह औषध में कितना पार्ट है और हमें उसको कितने पार्ट में लेना है, ये सभी चीज़ें जो है वियोग से पता चलती हैं। जैसे हमने एक बहुत सारी ड्रग बनाई, उसको फिर हम डे वाइज डिवाइड करते हैं कि एक दिन में हमें इतनी मात्रा में
जो है औषधि लेनी है तो वो विभाग के कारण ही संभव हो पाता है कि 1 दिन की डोज़ इतनी है और 2 दिन की डोज़ इतनी रहेगी। एक साथ लार्ज अमाउंट में ड्रग बना के उसको अकॉर्डिंगली डे वाइज़ पैक करना है कि 1 दिन की मात्रा इतनी है, वो विभाग से होता है। विभाग के 3 टाइप बताए हैं, द्वंद्व कर्मज, सर्वकर्मज और एक कर्मज। द्वंद्व कर्मज के अंदर 2 संयुक्त एवं सक्रिय भाग लेने वाले द्रव्यों को जो है अलग किया जाता है। सर्वकर्मज के अंदर मल्टीपल चीज़ें होंगी, 2 या 2 से अधिक संयुक्त द्रव्यों का अलग होना, यथा तेल निकालने के पश्चात तिलों का जो है तेल से अलग हो जाना, तो इसमें तिल जो है मल्टीपल है। एक कर्मज के अंदर संयुक्त द्रव्यों में एक पक्ष का अलग होना है, जैसे कि पक्षी का पेड़ से उड़ जाना। 7वां गुण आता है हमारा पृथकत्व। पृथकत्वम चार्स असंयोगो वैलक्षण्यम अनेकता। पृथकत्व का मतलब होता है चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना, कि ये चीज़ जो है उससे दूसरी चीज़ से अलग है। विभाग के अंदर हम उन चीज़ों को अलग करते हैं जिनका आपस में संयोग हुआ होता है, जो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती हैं उन्हें एक दूसरे से अलग करना विभाग कहलाता है। लेकिन पृथकत्व में 2 अलग अलग चीज़ों को हमें सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है, उनके बीच का डिफरेंस बताना है कि ये चीज़ इससे अलग है, यह इससे अलग है, इस ज्ञान को पृथकत्व कहते हैं। यह एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से पृथक करने वाला गुण है, जैसे कि हरित की जो है वो आम्लकी से भिन्न होती है। अब पृथकत्व के जो है 3 लक्षण हैं जो कि हमने पढ़े थे। पृथकत्वम शात असंयोगो, कि जो 2 चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। दूसरा लक्षण आता है वैलक्षण्यम, कि 2 द्रव्यों के लक्षण भिन्न रहने पर इसे विलक्षणता कहते हैं। 2 चीज़ों का अलग अलग बताना है कि इसके अंदर ये गुण है और दूसरे के अंदर ये गुण है। जैसे कि मरीच जो है वो उष्ण होती है और चंदन जो है वो शीत होता है। तीसरा लक्षण आता है अनेक रूपता, कि एक जाति के अनेक द्रव्य होना। हम एक ही ड्रग के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे पास मल्टीपल चीज़ें होना ज़रूरी है। मल्टीपल द्रव्यों को ही हम आपस में अलग अलग बता सकते हैं। जैसे कि हरित की, विभित की और अर्जुन जो है एक ही जाति के होते हैं, कॉम्ब्रेटेसी फैमिली के विभिन्न द्रव्य हैं। एक ही जाति के होने चाहिए और अनेक द्रव्य होने चाहिए, ये हो गया अनेक रूपता। 8वां गुण आता है हमारा परिमाण गुण। परिमाणम पुनर्मानम, जो भी नापतोल होता है उसे परिमाण कहा जाता है। जिस गुण द्वारा सभी वस्तुओं के मानदंड निर्धारित किया जाता है उसे परिमाण कहते हैं। स्वरूप के आधार पर परिमाण के जो है 4 भेद कर दिए गए हैं, अणु, महत्व, ह्रस्व और दीर्घ। नेक्स्ट 9th गुण आता है संस्कार गुण। संस्कार है कर्णम मतम, संस्कार को जो है करण भी कहा जाता है। संस्कारों ही गुणांतर धानम उच्यते, चरक विमान के रेफरेंस है कि संस्कारों का मतलब होता है कि गुणों का आधान करना। जो गुण द्रव्य के अंदर है उससे डिफरेंट जो गुण है उसे द्रव्य के अंदर लाना संस्कार कहलाता है। जिस गुण के कारण स्वाभाविक द्रव्यों में संस्कार करके उनमें विभिन्न गुणों का आधान किया जाता है, एडिशन किया जाता है, उसे करण या फिर संस्कार कहते हैं। संस्कार होता कैसे है? द्रव्य का जो संस्कार है वह जल, अग्नि, संयोग, शोच, मंथन, देश, काल, भावना और पात्र में रखने से तथा काल अपकर्षण के कुछ समय बीत जाने से उनमें नए गुणों का आधान हो जाता है। अग्नि का हम एग्जाम्पल देखें तो जो कच्ची चीज़ें होती हैं उनका गुण अलग होता है और जो पकी हुई गुण चीज़ें हैं उनके अंदर नए गुणों का आधान हो जाता है। जिन द्रव्यों के अंदर जल का संयोग नहीं होता उनके गुण अलग होते हैं। काल अपकर्ष, जैसे गेहूं का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो पुराने गेहूं होते हैं वो जो है लघु हो जाते हैं, लेकिन जो नए वाले गेहूं होते हैं वो गुरु होते हैं। इस तरह से काल अपकर्ष से भी गुणों का आधान होता है। जो वैशेषिक दर्शन है उन्होंने 3 टाइप के संस्कार बताए हैं, वेग, स्थिति स्थापकता और भावना आत्मवृत्ति या फिर वासना। जो हमारा 10वां गुण है वो आता है अभ्यास। भाव अभ्यासनम, अभ्यास है शीलनम सतत क्रियम। सतत यानी कि लगातार किसी भी चीज़ का सेवन करना, शीलन करना जो है वो अभ्यास कहलाता है। किसी भी भाव पदार्थ या द्रव्य का निरंतर सेवन करना अभ्यास कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं परादि गुणों का चिकित्सा सिद्धि में क्या उपयोग है। सबसे पहले जो पर या फिर प्रधान या फिर हितकर है, रोग का जो प्रधान कारण है उसको जानने में उपयोगी है। रोग का प्रधान लक्षण उसको जानने में उपयोगी है। औषध का संग्रहण करने में भी हम पर काल यानी कि उसका हाइपोटेंसी वाला जो काल है उसको जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है। पर प्रयोज्य अंग, कि उसका उच्च वीर्य वाला अंग कौन सा है, उस अंग को हम मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं, उसके लिए पर का ज्ञान ज़रूरी है।
और पर मान के लिए इम्पोर्टेंट है कि पर मात्रा क्या है, कितनी डोजेज़ में हम इसको देंगे तो ये श्रेष्ठ होगा, हितकर होगा बॉडी के लिए। ये सब जो है वो पर गुण के कारण ही संभव होता है, अतः ये चिकित्सा सिद्धि में उपयोगी है। दूसरा गुण है अपर या फिर अप्रधान या अहितकर। अपर का ज्ञान अगर हमें होगा तो रोग, रोगी और औषध के अपर गुणों को हम जान सकते हैं और साथ ही साथ उन चिकित्सा करने में उन महत्वपूर्ण तत्वों का जो है त्याग कर सकते हैं। इसलिए अपर गुण जो है वो भी चिकित्सा सिद्धि में उपयोगी है। तीसरा आता है योजना या फिर युक्ति। युक्तिपूर्वक प्रयोग की गई औषधि ही अमृत तुल्य होती है। अगर उसको युक्तिपूर्वक यूज़ नहीं किया तो वो विष के समान हो जाती है। यथा दोषों के अनुसार प्रयोग की गई औषधि जो है वो रोग को हरण करने में श्रेष्ठ होती है, रोग का नाश करती है। इसलिए दोष, रोग, रोगी अवस्था तथा औषध वीर्य को जानकर ही युक्तिपूर्वक औषध का प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ आता है हमारा संख्या। दोषों के भेद, विकारों के भेद, दोष गणना, रोग की गणना, प्रकार, उनके रोगों के हेतु कितने हैं, रोगों की संख्या, द्रव्य के भेद, ये सभी जो है संख्या गुण से ही प्राप्त होते हैं। और जो संप्राप्ति है उसका भेद भी एक संख्या संप्राप्ति होता है। अतः दोष, रोग, हेतु, द्रव्य भेद की संख्या का ज्ञान प्राप्त करवाने से जो संख्या है वो चिकित्सा सिद्धि में उपयोगी है। पांचवा जो संयोग गुण है, जब दो या दो से अधिक द्रव्यों का संयोग होता है तो नवीन गुणों की उत्पत्ति होती है। इसलिए कोई भी मेडिसिन बनाते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल ड्रग्स ऐड की जाती हैं ताकि हमें जो है डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल सके। छठा है विभाग गुण, संयुक्त वस्तु को अलग अलग करना। इसके अंदर यथा एक द्रव्य को विभिन्न भागों में बांटना। हमने लार्ज अमाउंट में मेडिसिन बताई, उसको डोजेस के हिसाब से डिवाइड कर दिया कि एक बार एक टाइम की डोज इतनी है, तो वो विभाग गुण के कारण संभव है। जिस प्रकार एक औषध को तैयार कर एक दिन की मात्रा निर्धारित करते हैं, अतः विभाग एवं पृथकत्व, द्रव्यों में विशेषता तथा विभक्ति का गुण होने से ये चिकित्सा सिद्धि में उपयोगी है। सेवंथ है पृथकत्व। एक द्रव्य को दूसरे से पृथक करने वाला जो गुण है वो पृथकत्व है। यथा हरित की जो है वो आम्लकी से भिन्न होती है। हरित की समम धात्रिफलम किंतु विशेषता है। हरित की जो है वो धात्रिफल यानी कि आम्लकी के समान होते हैं, लेकिन विशेष रूप से रक्त, पित्त, प्रमेग्न होती है, परम वृक्ष और रसायन होती है। आठवां जो है वो आता है परिमाण। जो परिमाण है वो मान को कहा जाता है। तो जब भी हम चिकित्सा करते हैं तो रोगी का परिमाण देखा जाता है, उसकी हाइट और वेट कितना है, रोग का परिमाण देखा जाता है, रोग कितना सीवियर है, और द्रव्य का परिमाण यानी कि डोज देखी जाती है, तभी हम चिकित्सा करते हैं। इसलिए जो परिमाण है वो चिकित्सा सिद्धि में उपयोगी है। नाइन्थ जो गुण परादि गुण है वो है संस्कार। संस्कार से ही द्रव्यों में गुणांतरधान होता है। उसको मल्टीपल डिजीज़ में यूज़ करने के लिए जो है संस्कार का यूज़ किया जाता है। यथा पारद के जो अष्टादश संस्कार हैं उनसे गुणांतरधान होता है पारद के अंदर, जो कि हम रसशास्त्र में पढ़ते हैं। 10th गुण है अभ्यास। सतत क्रिया करने से ही लाभ होते हैं। अगर किसी भी औषध का सेवन एक ही बार किया है तो उससे जो है डिजीज़ ठीक नहीं होती हैं कई बार, और इंडाइजेशन होता है और अनेकों रोग ठीक नहीं होंगे। अभ्यास से जो है विष है वो भी सातम्य हो जाता है। जैसे बचपन से किसी को विष दिया जाए कम अमाउंट में तो उससे जो है विष कन्या वगैरह जो पिछले टाइम में बनाई जाती थी, तो ये अभ्यास से होता है, विष भी सातम्य हो जाता है। अतः अभ्यास जो है वो चिकित्सा सिद्धि में उपयोगी है। इसी के साथ हमारे परादि गुण जो है कंप्लीट होते हैं और गुण वाला जो चैप्टर है वो भी हमारा कंप्लीट होता है। समझ आया? बढ़िया। तो जल्दी से लाइक ठोक दो और ऐसे ही डिटेल्ड लेसन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नोट्स का लिंक चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।